नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते कमोडिटी का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको मौके मिलेंगे, क्या सोने चांदी की जो खरीदारी लौटी है ये खरीदारी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। कच्चा तेल जो इस हफ्ते काफ़ी कमज़ोर रहा, करीब 8% तक ब्रेंट क्रूड और 6% तक WTI क्रूड टूटे, क्या ये गिरावट का ट्रेंड अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। बेस मेटल्स की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि ये हफ्ता बेस मेटल्स के लिए काफ़ी कमज़ोर रहा, क्या यही गिरावट अगले हफ्ते भी चलने वाली है, और एग्री मार्केट में क्या कुछ होने वाला है, कहाँ एक्शन दिखेगा, ग्वार की चाल कैसी रहेगी, मसालों की चाल कैसी रहेगी, तमाम खबरों पर हम आपको राय बताने वाले हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको गाइड करेंगे कि अगले हफ्ते के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं फेस 360 से, वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से, और कयोमर्ड सादरी हैं, CEO हैं अवांस एंटरप्राइजेस के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वीरेन जी आपके पास आएंगे और गोल्ड पर बातचीत होगी। अगले हफ्ते के हिसाब से बताइए सर, किस तरह का मार्केट दिख रहा है, आगे की चाल कैसी दिख रही है, क्या बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए कि फेड बैठक से पहले गोल्ड में? फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। द मींस स्पॉट गोल्ड लंदन के हिसाब से इसकी जो रेंज रहेगी वो 2480 2550 के बीच रहना चाहिए। फेड की मीटिंग के पहले ये मार्केट कोई क्लियर क्यूज के शोध में है। शायद वीकेंड में 2-3 दिन में शायद रेट कट आ सकता है चाइना से, क्योंकि वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस PMI कमजोर आए हैं, तो शायद वहाँ से कोई स्टिमुलस आ सकता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 71,500 के आसपास कहीं डिप्स मिले तो बाई करना चाहिए। 72,500 का लक्ष्य रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 71,100 का रख सकते हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स मैं प्रेफर करूँगा। डिप्स का मार्केट इनको लग रहा है गोल्ड का, और अगले हफ्ते की ये कॉल है 72,500 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीदना चाहिए, ऐसा वीरेन जी को लगता है। 71,100 का स्टॉप लॉस भी लगाना मत भूलिएगा। चांदी में वीरेन जी क्या लग रहा है आपको? 85,000 की चांदी, क्या समझदारी है खरीदारी में? यहाँ भी थोड़ी हल्की रिलीफ रैली जिसको कहेंगे, क्योंकि मेटल बॉटम आउट हो रहे हैं चाइना में, स्पेशली मेटल्स थोड़े बॉटम आउट हो रहे हैं। तो यहाँ भी शायद हम 1500 1500 में भी अप टू 86,500 87 तक का लक्ष्य देख सकते हैं। यहाँ 84 200 के आसपास बाइंग करना चाहिए। यहाँ हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 82,700 का, और ऊपर में लक्ष्य रख सकते हैं 86,500 टू 87 का, और इसकी 5-7 दिन की अवधि है ये कॉल की। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर वीरेन जी का व्यू आ गया है। चलिए अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, सबसे पहले गोल्ड में बताइए, आपकी राय क्या बन रही है, क्या करना चाहिए गोल्ड में? थोड़ा मीडियम टर्म का नजरिया बताइएगा, 2-3 दिनों के लिए नहीं। जी, विश्व मोहन जी, देखिए, अगर मैं गोल्ड की लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म की बात करूं तो मुझे इसमें थोड़ा सा भी जो है वो संकोच नहीं होता है कहने में कि इसमें अभी अपसाइड बहुत बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 2 से लेके 3 साल की बात करूं तो गोल्ड में एटलीस्ट जो है वो 40 to 50% का अपसाइड बचा हुआ है। यानी कि मैं इसका भाव जो है वो 1 लाख के रेंज में देखता हूं अगले 2 से लेके 3 सालों में। मगर अगर मैं बात करूं अगले 6 महीने की, तो मुझे जो है वो थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी जो फेड रेट कट्स जो डिस्काउंटेड मार्केट ने कर दिए हैं, मार्केट ने ऑलमोस्ट 7 रेट कट्स डिस्काउंट कर दिए हैं मार्च तक के, और 4 रेट कट्स डिस्काउंट कर दिए हैं दिसंबर तक के। और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स, जो कि गोल्ड सिल्वर को एक बहुत बड़ा डायरेक्शन देता है, डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया है। जो 106 पे चला करता था वो अभी 101 के भी नीचे है। तो जब डॉलर इंडेक्स टूट गया है और लोग इतने ज्यादा फेड को लेके दविश हैं, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में आपको गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा साइडवेज तौर पे देखना चाहिए, मगर लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है। तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स।
मैं यहाँ पे किसी को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप एमसीएक्स में जो है वो 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए खरीद लीजिए। मगर हाँ, अगर आप डिलीवरी उठा सकते हैं तो चाहे आप ईटीएफ उठाएं, चाहे आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उठाएं, और चाहे आप जो है फिजिकल गोल्ड उठाएं, चाहे डीमैट गोल्ड उठाएं, आपको बाय ऑन डिप्स करते रहना चाहिए। और हर 500 रुपए की मंदी पे यू शुड बी अ बायर फॉर द लॉन्ग टर्म। आप काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं और इनको लगता है कि 2 से 3 साल में सोना 1 लाख रुपए भी पार कर सकता है। हालांकि छोटी से शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में इनको लग रहा है कि गोल्ड दायरे में ही रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में बड़ी तेजी का अनुमान आपको अमित जी लग रहा है। अब चांदी में बताइए अमित जी, चांदी में किस तरह की चाल आपको यहां से दिख रही है? चांदी में क्या होगा? देखिए, चांदी में ऐसा है कि उसके लिए हमें गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखना होता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 87 पे चल रहा है, और जो थंब रूल अभी है वो ये है कि आपको जो है वो चांदी को खरीदना चाहिए जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो है वो भले ही चांदी यहां से 1000-2000 रुपया बढ़ जाए शॉर्ट टर्म में, उससे कोई उस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चांदी एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है कंपेयर टू गोल्ड। मगर मैं यहां पे दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है, और पिछले 30 साल में चांदी खरीदने का वो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं रहा है पिछले 30 साल में, अगर यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है। अगर यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है तो आपको गोल्ड पे ज्यादा तवज्जो रखना चाहिए, और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो ऐसे में बढ़ने की आशंका रहती है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं चांदी को कोई बहुत ज्यादा खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। दूसरी वजह है गोल्ड सिल्वर रेशियो। अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो सिर्फ 4 दिन पहले वो 90 के करीब चला गया था। तो वहां पे जरूर हमने चांदी पे एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बाय कॉल जनरेट किया था, मगर वो अब 90 से घट के जो है वो तकरीबन 87 के रेंज में आ गया है। तो यहां पर मैं सिल्वर में बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूं कि आप सिल्वर खरीदें। मगर हाँ, दो सूरतों में आप सिल्वर खरीद सकते हैं। अगर जो है कोई बहुत शार्प फॉल आए या गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर जाए, तो आपको सिल्वर की तरफ जो है वो ध्यान करना चाहिए। अदरवाइज आप गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म रखिए। आपको जो है यहां पर फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और नुकसान लगने के चांसेस बहुत बहुत कम है। सर आपने समझा दिया है। चांदी आपको लग रहा है कि मौजूदा लेवल पे ना खरीदे, बड़ी गिरावट का इंतजार करें, फिर चांदी में आप एंट्री करें। गोल्ड सिल्वर रेशियो जब 90 के ऊपर आपको दिखे तो वहां पर वैल्यूएशन आपके लिए बेहतर होगा, फिर चांदी में आप एंट्री करें। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता है, यूएस और चाइना दो बड़ी इकोनॉमी से जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, उससे चिंता तो बनी ही है, और डिमांड को लेकर चिंता है। और वही वजह है कि कच्चे तेल पर भी हम लगातार यहां पर दबाव दिख रहे हैं। अमित जी, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? किस तरह की चाल आगे दिख रही है आपको क्रूड में? देखिए, क्रूड में अगर मैं विश्व मोहन जी बात करूं तो अभी उसमें जो है काफी मंदी हमें देखने को मिली है पिछले 2 हफ्तों में। मेरा ऐसा मानना है कि इस भाव पे क्रूड में मंदी का रुख नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि ओपेक प्लस जो है, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो दो कंट्रियां हैं, सऊदी अरेबिया और रशिया। मेरा ऐसा अनुमान है कि अभी भी जो है ये जो क्रूड ऑयल का जो गेम है, उसमें या तो ओपेक प्लस जो है उसको गवर्न करता है, और या फिर ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस गवर्न करती हैं। क्योंकि अगर मैं यूएस की बात करूं तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो मोटा मोटी जितनी होनी चाहिए उतनी ही प्रोडक्शन भी है, उनकी कंजम्पशन भी है। तो इसलिए यूएस जो है वो, भले ही यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, मगर यूएस इज नॉट अ मार्जिनल प्रोड्यूसर और अ मार्जिनल कंज्यूमर। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा हमें देखना चाहिए तीन चीजों को। नंबर एक, जियोपॉलिटिक्स। नंबर दो, ओपेक प्लस की जो है पॉलिसी। और नंबर तीन, चाइना में और जो दूसरे जो बड़े कंज्यूमर्स हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्या वो रिसेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो लीबिया में जो है आपको मालूम है प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है। चाइना में एक बहुत बड़ा स्लो डाउन है, मगर ओपेक प्लस इज द जोकर इन द पैक।
तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा मंदा होने देंगे। मेरा अनुमान ये है कि ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई यहाँ से अधिकतम जो है वो 2 से लेके $3 गिर सकते हैं, तो उतना उनका पोटेंशियल डाउनसाइड है, जबकि तकरीबन 6 से लेके $60 जो है पोटेंशियल अपसाइड है। तो हैं तो हम एक अब हमने एक नई रेंज बना ली है। रेंज जो है वो पिछले कुछ महीनों में नीचे खिसक के आ गई है, मगर यहां पर नहीं बेचना चाहिए क्योंकि डाउनसाइड शायद $2-2.5 से ज्यादा ना हो, और यहां से जो अपसाइड है वो थोड़ा ज्यादा है, डाउनसाइड कम है। तो आपको जो है यहां पे अगर फर्दर डाउन जाता है तो आपको बाय ऑन डिप्स की जो है वो स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, अगेन फ्रॉम अ 2 to 3 month टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव। ये व्यू कच्चे तेल पर अमित जी की आ गई है। चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनका सवाल आ रहा है। पहले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में बीरेन जी आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए अगले हफ्ते के लिए? कॉपर में रिकवरी बाउंस में हम शायद 805 808 के आसपास देख सकते हैं। इसकी जो रेंज रहेगी 790 से 805 तक की रहेगी। जब तक फेड की मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक यहाँ हल्का सा अपसाइड का मेरा बायस है। यहाँ 780 788 के आसपास बाय किया जा सकता है। टारगेट 802, स्टॉप लॉस 782। कॉपर पर आप दे रहे हैं, आप पूरे ही बेस मेटल्स पे आपकी राय क्या है अमित जी? जी, मैं बेस मेटल्स पे यहां से मंदी में नहीं हूं फॉर द नियर टर्म। अगर आप ध्यान करें तो मई जून में जब भी हमारी बात होती थी या जब भी मैं आपके शो में होता था, तो मैं एक ही बात कहता था कि ये जो रिकवरी आई है बेस मेटल्स में फरवरी से लेके मई तक की, ये रिकवरी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो अभी चाइना से बुरी खबरें आनी जो है वो बंद नहीं हुई हैं और ना ही होने वाली हैं। तो उसके वजह से हम उस समय मंदी में थे, और अगर आप मई के हाई से देखें तो सारे बेस मेटल्स 15 से लेके 25% ऑलरेडी टूट गए हैं। मैं यहां पे मंदी में नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, मेरा अभी भी यह मानना है कि चाइना से और बहुत खराब खबरें आनी है। लॉन्ग टर्म में बेस मेटल्स अभी भी, अगर मैं साल 2 साल की बात करूं, तो अभी भी बहुत डाउनसाइड है। मगर ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो जिस तरीके से डाउनसाइड खुला है, मुझे लगता है लोग कुछ ज्यादा बियरिश हो गए हैं। ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग्स को जो है वो काफी हद तक सरेंडर कर दिया है। मार्केट बिल्कुल भी ओवरबॉट नहीं है। मई में मार्केट बहुत ओवरबॉट था और अभी मार्केट दोबारा से ओवरसोल्ड हो गया है अगस्त सितंबर में। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां से एक बाउंस बनेगा सारे बेस मेटल्स में, मगर वो बाउंस जब आ जाएगा, तकरीबन हो सकता है वो बाउंस 6 से लेके 8%, 10% तक का बाउंस अगर वो अभी से लेके नवंबर दिसंबर तक बनता है, तो वहां पर हमें फिर बेचने का सोचना होगा। वहां पे हमें अपनी राय नहीं बदलनी है। लॉन्ग टर्म में बेस मेटल्स अभी भी मंदे हैं, मगर शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हैं। तो आपको नियर टर्म के लिए खरीदना है और राइज आने के बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिर से बेचना है। मेटल्स पर आपने राय पूरी सुन ली अमित जी की। अब कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। सुल्तान है गुजरात से, कॉटन सीड ऑयल केक में लंबी अवधि का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सादरी जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कॉटन केक में आगे क्या होगा? थोड़ा लंबा नजरिया बताइएगा, इंट्राडे 1-2 दिनों के लिए मत बताइएगा। सादरी जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। विश्व मोहन जी, हाँ जी नमस्कार विश्व मोहन जी। मैं समझता हूँ कि सुल्तान जी जो है वो लंबी अवधि के लिए पूछ रहे, तो मोटा मोटी वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहे होंगे। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा एक बार के लिए व्यू रहेगा कि वो उसको एक बार के लिए बाइंग करके चले, क्योंकि जो कॉटन का क्रॉप है वो थोड़ा बहुत उसमें 9 से 10% की सोइंग के भी कम आंकड़े हैं। प्लस अभी दिसंबर का जो वायदा है उसके लिए काफी टाइम भी है हमारे पास। तो मैं एक बार के लिए यही सलाह दूंगा कि यहाँ से वो एक बार के लिए 100 से 150 रुपए तक की गैप के लिए इसको बाय करके चले। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, राहुल हैं इंदौर से। चने में जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है। चने को आप ट्रैक कर रहे हैं? चने में जबरदस्त तेजी है सादरी जी, 8,000 के ऊपर मंडियों में भाव पहुंच चुके हैं। आगे क्या लग रहा है चने में? सर चने में मुझे अगले 1 या 2 महीने के बाद थोड़ा बहुत एक बार के लिए प्राइसेस सेटल होते और थोड़े बहुत करेक्ट होते हुए भी दिख रहे हैं।
तो अगर कोई एक 15 दिन से लेके 3 हफ्ते की पोजीशन के लिए अगर पूछ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार इसमें थोड़ी बहुत बाइंग या थोड़ा बहुत इसमें अपसाइड मूवमेंट नज़र आ रहा है। पर अगर आप इसको 1.5 या 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो मुझे एक बार के लिए उसमें लॉन्ग टर्म करेक्शन पॉसिबल दिख रहा है। चलिए, एक खबर भी आई थी तुअर को लेकर, दलहन से रिलेटेड ही, कि यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका जो बड़े प्रोड्यूसर है वहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है भारी बारिश की वजह से। हालांकि एक सवाल भी है, गौरव राय ने भेजा है अमरावती से, महाराष्ट्र से ही, ये जानना चाह रहा है कि जो ये खबर आई है इसके बाद क्या तुअर के भाव बढ़ सकते हैं क्या? वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? 25 रुपए तक की नरमी दिखी थी तुअर कीमतों में, हालांकि रिटेल में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन क्या लग रहा है आपको तुअर में आगे क्या हो सकता है इन खबरों को देखते हुए कि फसलों को नुकसान की जो खबर आ रही है? अभी से नुकसान के बारे में कोई अभी आकलन मैंने नहीं किया है, बट जो रिसेंटली ट्रेड हुए थे अफ्रीकन पल्स कॉन्फ्रेंस में 102-103 के आसपास, वहाँ से उसके बाद मार्केट 89-90 तक आ गया था। अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये थोड़ी सी रिलीफ रैली या शॉर्ट कवरिंग है वो ना, क्योंकि आगे जो शिपमेंट है नवंबर दिसंबर के लिए कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो वो सेलर्स मार्केट है। ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि ये साल तुअर शायद एमएसपी को टच कर सकती है, यानी 80-81। ये मैं एक्स कोल्हापुर देसी तुर की बात करता हूँ, और इम्पोर्टेड लेमन तुर की अगर बात करें तो इसका कहीं बेस हम 80-84 के बीच का पकड़ सकते हैं, और अपसाइड में 94-95 के ऊपर चलना मुश्किल है फिलहाल। चलिए, एक और दर्शक है पुनीत सैनी हैं, ये जानना चाह रहे कि कमोडिटी में कैसे ट्रेड शुरू करें और शुरुआती कैपिटल कितना चाहिए? वीरेंद्र जी, क्या सलाह देंगे इनको? ये बहुत ही जेनरिक सवाल है, तो क्योंकि वो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, एग्री में, स्पाइसेस में कहाँ ट्रेड करना चाहते हैं, बट अगर बिल्कुल ही स्टार्ट करना है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स मेटल के या मिनी गोल्ड बेटर रहेगा, क्योंकि वो रिलेटिवली लार्ज मार्केट है, लिक्विड मार्केट है। एग्री मार्केट में अभी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, तो जो स्टार्टर है उनके लिए मिनी मेटल्स या गोल्ड बेटर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत है राजगढ़ से, ये जानना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम और जिंक 244 रुपए एमसीएक्स पर एल्युमिनियम कब होगा, जिंक 274 कब होगा, और क्रूड क्या ऊपर 6500 तक आएगा क्या लग रहा है इन तीनों में तेजी? अमित जी, आपको लग रही है क्या? आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, हालांकि आप एमसीएक्स पर क्लोजली पता नहीं ट्रैक करते हैं कि नहीं डे बेसिस पे, लेकिन ये जानना आपसे ही चाह रहे हैं। क्रूड, एल्युमिनियम, जिंक तीनों में तेजी की बातचीत कर रहे हैं, आपको लग रहा है आने वाले समय में तेजी आएगी? जी, विश्व मोहन जी, मेरा ऐसा मानना है कि तीनों में ही डाउनसाइड जो है वो कम है और पोटेंशियल अपसाइड ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आप तीनों में ही जो है वो खरीदारी आपको करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी जो है वो खरीदारी करें। अगर आपका पोटेंशियल, मान लीजिए अगर आपका स्कोप 10 लॉट करने का है एक कमोडिटी में, मैं कहूंगा कि 1 या 2 से ज्यादा से शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा चल रही है सारे ही एसेट क्लासेस में, कि ना केवल कमोडिटीज में बल्कि इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, करेंसीज में इतनी वॉलेटिलिटी हमने नहीं देखी है रिसेंट पास्ट में, क्योंकि ये जो है आने वाले समय में फेड और बहुत सारी चीजें जो हैं अभी होने वाली हैं, जिसके वजह से वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको पहले तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, यहां पे बेच के नहीं चलना चाहिए। खरीदारी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करें, और जैसे जैसे हम फेड की पॉलिसी के तरफ हम अग्रसर हैं, जो कि 18 सितंबर को है, आपको जो है वो थोड़ा बाइंग की तरफ रुझान रखिए, मगर कीप योर एक्सपोजर्स लो, क्योंकि जो है अगर कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट हुई तो यहाँ पे 3-4-5% की मूवमेंट आने में समय नहीं लगेगा। तो एक्सपोजर कम रखिए, टाइम एवरेज कीजिए, कॉस्ट एवरेज कीजिए, बट बाइंग की तरफ रुझान रखिए। सलाह आपके लिए आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ महेश अग्रवाल है, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड में उनको? गोल्ड में फिलहाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म
हल्का सा पॉजिटिव बायस रहेगा। लोकल रेंज अगर मैं बताऊँ तो 72,500 मीन्स 71,000 72,500 का रहेगा। ये फेड की मीटिंग के बाद आगे लंबा रुझान मिल पाएगा। तो 8-10 दिन का मेरा रुझान सीमित दायरे में और हल्का सा अपसाइड। चलिए अब ग्वार की बातचीत कर लेते हैं। सादरी जी, ग्वार को लेकर अगला हफ्ता कैसा रहने वाला? इस हफ्ते तो काफी सीमित दायरे में कारोबार हुआ, क्या कुछ खरीदारी तेजी बढ़ेगी क्या? जो बुआई के नंबर, खेती के जो नंबर आए हैं राजस्थान में, वो पिछले साल से कम तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन 5 साल का जो 2018 से 2022 का जो औसत है उसके आसपास ही है। क्या लग रहा है ग्वार में क्या होने वाला अगले हफ्ते? विश्वनाथ जी, अगले हफ्ते के लिए ग्वार थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ही रहेगा अगर हम सितंबर वायदे की बात करें तो, क्योंकि सितंबर वायदे के लिए अगला हफ्ता जो है वो लास्ट ट्रेडिंग वीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में चला जाएगा। तो अगले हफ्ते के लिए मुझे इसमें ज्यादा बुलिश साइड नहीं नजर आ रही, ना ही ज्यादा बेरिश लग रहा है। मोर और लेस 100 रुपीज मूवमेंट इधर साइड रहेगी। पर अगर किसी को अक्टूबर मंथ में पोजीशन बनानी है तो मुझे लग रहा है सितंबर एक्सपायरी के बाद हम एक बार के लिए एक छोटा बम्प अपसाइड देखेंगे। और मेरा इसमें लॉजिक ये है कि मोर और लेस सितंबर एक्सपायरी के बाद ओपन इंटरेस्ट कुछ 55 से लेकर 58-60 हजार तक की रेंज में रहेगा, और जो एक्सचेंज डिलीवरेबल स्टॉक है वो तकरीबन 10,000 के आसपास आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड रेशियो एक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई आपको ओपन इंटरेस्ट स्टॉक विल बी लेस देन 20%। तो उसमें एक बार के लिए एक शॉर्ट स्क्वीज एक्सपेक्टेड है। तो अगर अगले हफ्ते के लिए स्पेसिफिकली किसी को ट्रेड करना है तो मॉरल एज रेंज बाउंड करे, यहां से 50 एक रुपए घटने पे एक आप 100 रुपीज के लिए बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर किसी को अगर 15 एक दिन का व्यू लेके चलना है तो वो अक्टूबर मंथ बाय करे, उनमें उसमें उनको एक अपसाइड की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ग्वार सीड। चलिए हमारे साथ अगले दर्शक है अमित हैं आगरा से। इन्होंने चांदी 2 लॉट खरीद रखा है 84,050 रुपए पर। क्या करना चाहिए बीरेन जी? इनको निकल जाना चाहिए, बने रहें, क्या करें? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए इनको। 85,500 टू 85,700 का वो टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस में 83,700 का रख सकते हैं। मींस बाइंग प्राइस बहुत ही छोटा मार्जिनल स्टॉप लॉस रख सकते हैं, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है, आप इस पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। चलिए एग्री मार्केट की हम बातचीत कर रहे थे तो आज हल्दी की बात कर लेते हैं। सादरी जी, हल्दी में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है, हालांकि गिरावट पे थोड़ी बहुत बाइंग भी आ रही है। जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे कह रहे थे कि पिछले साल से जो सोइंग है करीब 35% के आसपास ज्यादा है। क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी दिख रही है? 14,000 के आसपास क्या करना चाहिए हल्दी में? जी, हल्दी अभी भी मुझे पूरी तरह से कोई वन साइडेड मूवमेंट की तरफ जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है, कि लेकिन आपकी बात सही है कि हमने देखा कि तकरीबन पिछले हफ्ते के आसपास 12,400 12,500 तक के भी हमने लो प्राइसेस देखे, लेकिन वहां से तकरीबन 2,000 रुपए की अच्छी रिकवरी आई। इनफैक्ट कल भी टर्मरिक ने अपर सर्किट मारा था और उसके एक दिन पहले थोड़ी बहुत लोअर थी। तो हमने देखा है तो जो अगर परसेंटेज चेंजेस की बात करें तो अपसाइड मूवमेंट जो है वो लो साइड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा अच्छी तरह, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं एक बाइंग सजेस्ट करूंगा। एक बार के लिए आप अक्टूबर मंथ को 14,400 से लेके 14,500 रुपए तक के लिए बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 13,700 का। हालांकि मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि ये वंस एकदम सिंगल साइड बाय नहीं है, क्योंकि ये जितना 14,500 से लेके अगर 15,000 की तरफ मूव होता है वहां वापस से नया सेलिंग प्रेशर भी आएगा। तो तब वो टाइम पे जो स्ट्रेटेजी है वो तभी पता चल पाएगी। पर अगर करंट सिचुएशन में नेक्स्ट वीक के लिए आप एक बार के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से हल्दी के लिए आ गई है। और जीरा और धनिया इन दोनों काउंटर में क्या सलाह दे रहे हैं सादरी जी? विश्वमोहन जी, मुझे धनिया में अभी भी सर अपसाइड मूवमेंट नहीं नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था तकरीबन 15 दिन पहले इस कॉन्ट्रैक्ट ने 67.10 का अपना 52 वीक लो मारा था। फिर वहां से रिकवर होके तकरीबन 69.80 तक गया था, लेकिन आज वापस हमने इसमें तकरीबन 70 रुपए का डाउनवर्ड साइड देखा और वापस 67.70 के आसपास आ गया है, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू द 52 वीक लो। तो एक बार के लिए इसमें सर यही सलाह रहेगी कि करंट लेवल्स पे कोई एक तरफ का मूवमेंट ना बनाए।
क्योंकि ये ज्यादातर 66 6700 से लेके 6900 की रेंज में ही घूमेगा। तो अगर 6650 6700 के आसपास मिल रहा है तो बाइंग करके चले, और अगर 6850 आसपास हो तो वहां पे सेल करके चले। ये बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करेगा। जीरा में जैसे कि हमारी थोड़े दिनों पहले भी बात हुई थी, जीरा में अभी भी मेरा ये साल के लिए सेल ऑन हाइस का ही मन है। जीरा में भी हमने देखा कि तकरीबन हमने इस वीक में देखा थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी। 26,000 के ऊपर के भी प्राइसेस हमने पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में जाते हुए देखा है। पर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट 26,000 के ऊपर जाता है, उसमें एक बार के लिए वापस फ्रेश सेलिंग का राउंड आ जाता है और ये वापस 25,500 से लेके 25,000 की रेंज में आ जाता है। तो इसमें भी वही रेंज रहेगी कि अगर ये आपको कभी भी 25,000 के नीचे अगर दिखाई दे तो वहां पे आप थोड़ी बहुत बाइंग करके चले, और 26,000 के ऊपर या 26,000 के आसपास कभी भी हो तो वहां पे एक बार सेल करके चले। इसकी ट्रेडिंग रेंज 24,500 से लेके 26,500 ही नजर आ रही है मुझे फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और सो। ओके, बीरेन जी छोटा जवाब दे दीजिए। समीर हैं बुलंदशहर से, गोल्ड और क्रूड में आपकी कॉल जानना चाह रहे हैं। क्रूड फिलहाल रेंज बाउंड है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है मेरा। गोल्ड में बाय ऑन डिप्स प्रेफर कर सकते हैं कहीं भी। आज फ्राइडे है तो पिछले कुछ समय से वीकेंड के बाद थोड़ा बाउंस दिखा है, तो मैं आज के क्लोज पे बाय करना प्रेफर करूंगा। बीरेन जी आपका, और साथ ही अमित जी आपका, सादरी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया आप लोगों ने। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।